नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजन की बात। जनजन की बात इस लाइव मुहिम का मकसद हमारे यही रहता है कि बिहार की जो सामाजिक पिछड़ापन है या बिहार जो एक तरह से राजनीतिक तौर पे पिछड़ा हुआ है, उस पे हम लोग चर्चा करें और अपने जो दर्शक हैं, जो बिहार की जनता है, उनके बीच में एक पहल किया जाए कि बिहार की जनता जो जात-पात, धर्म, मज़हब के नाम पे वोट देते आई है और बिहार जो लगातार विकास के पैमाने पे पिछड़ता जा रहा है, उसको लेके हम लोग कोई एक निर्णय करें कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। और आज का जो हमारा चर्चा है वो छपरा लोकसभा सीट, जो सारण लोकसभा सीट अब हो चुकी है, उसको लेके हमारा चर्चा रहेगा। और सारण जो 2009 तक लोकसभा छपरा के नाम से जाना जाता था, 2009 के बाद वो सारण लोकसभा बन चुका है। और लोकसभा जो छपरा है वो अभी मौजूदा वहाँ के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, जिन्होंने राबड़ी देवी को 2014 में हराया था, आरजेडी की गद्दावर नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उसके बाद से राजीव प्रताप रूढ़ी 2019 में भी वहां से जीते हुए हैं और एक समय वो नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे हुए हैं। छपरा लोकसभा सीट की बात करें तो एक बड़े मतलब उस पे देखा जाए बड़े पक्ष छपरा लोकसभा सीट का तो लालू यादव की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता रहा है। कई सारे महापुरुष, जैसे कि अगर बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, छपरा कमिश्नरी जब हुआ करती थी तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। और भिखारी ठाकुर की धरती रही है, जयप्रकाश नारायण की धरती रही है, तो काफ़ी ऐसे महापुरुष रहे हैं जो छपरा लोकसभा सीट से आते रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में आज नवनीत जी हैं। नवनीत जी छपरा से ही ताल्लुकात रखते हैं और आपका गृह जिला भी है। नवनीत जी, आपका इसमें बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो धन्यवाद। नवनीत जी, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि छपरा लोकसभा सीट इस बार की स्थिति, पिछले बार की जो स्थिति है और इस बार की जो स्थिति है, उसमें आप किसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आशुतोष जी, जो आपने बातें बताई छपरा के बारे में, बिल्कुल सही बताई। जो आपने महापुरुषों का नाम लिया और उसमें अधिकांश लोगों को देखेंगे आप तो वो बहुत ही सामाजिक राजनीतिक जीवन से ही आते हैं और सामाजिक राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। राजेंद्र बाबू पहले राष्ट्रपति रहे। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को आप आंदोलन जो सबसे बड़ा शायद भारत के स्वतंत्रता के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ उसके वो नायक रहे। आज भी वहां से बहुत सारे लोग नेता बने। तो ये कहने का पूरा तात्पर्य ये था कि सारण पॉलिटिकली कभी भी अनसाउंड जिला नहीं रहा। यहाँ पर हमेशा लोग पॉलिटिकली बहुत जागरूक हैं, लगातार चर्चा करते हैं और सारण की ही नहीं देश भर की राजनीति को, अन्य अन्य पार्टियों की राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं। अब बात वर्तमान जो स्थिति की है तो यहाँ से राजीव प्रताप रूढ़ी जी 2 बार से सांसद हैं। लगातार 6 महीने, 8 महीने, साल भर पहले से चर्चा चल रही है कि क्या उनको इस बार टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आपको याद होगा कि वो पहले मंत्री भी बनाए गए थे, बाद में हटा दिए गए थे। तो उसके बाद से ही ये बातें चलती है कि क्या मोदी जी की कोई नाराजगी है या कोई बात है, या परफॉर्मेंस का भी मामला अक्सर आते रहता है। मतलब ऐसी उड़ती अफवाह आती है कि परफॉर्मेंस से शायद जो हाईकमान है भाजपा का वो शायद उतना संतुष्ट नहीं है, ऐसी चर्चा होती है। लेकिन इसी बीच में आपको ये भी याद दिला दूं कि साल भर पहले रूढ़ी जी ने इन सारे अफवाहों के ऊपर एक मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर चुनाव के पहले मेरा टिकट कटता है और हर चुनाव में मैं टिकट लेके संसद पहुंचता हूँ। तो अब इस बार क्या होगा, देखिए इस बार भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। आप मुझे लगता है कि आपने उसी चर्चा के बेस पर ये चर्चा भी बुलाया है आज। तो देखते हैं आगे जो बात होगी। बिल्कुल, मैंने जी मैं आपसे आपसे सवाल ज़रूर चाहूँगा कि जो दर्शक हम लोग को देख रहे हैं लाइव, एक तो जो खबरें निकल के आ रही हैं छपरा से कि इस बार का जो छपरा का टिकट है लोकसभा सीट का, बीजेपी के तरफ से राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट कट सकता है और छपरा सीट जो पवन सिंह हैं, जो भोजपुरी के सिंगर हैं, उनको जा सकता है। तो इस बात में क्या सच्चाई है? और मान लीजिए पवन सिंह आते हैं तो उसको किस रूप में देखा जाए? राजीव राजीव प्रताप रूढ़ी की मतलब जो फेलियर के रूप में देखा जाए कि वो अभी तक जो काम नहीं कर चुके हैं या काम नहीं कर पाए छपरा के लिए, उसके रिप्लेसमेंट में?
एंटी इनकम्बेंसी के तौर पे देखा जाए कि उनको रिप्लेस करके पवन सिंह को लाना? देखिए, अगर अगर आप काम के नजरिए से देखेंगे तो अगर राजीव प्रताप रूडी का रिप्लेसमेंट ही होता अगर काम के बेसिस पे, तो मुझे लगता है फिर कोई ऑलरेडी जो सांसद जिसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है उससे शायद रिप्लेस हो सकता था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि रूडी जी ने साल भर पहले भी कहा था कि भाई ये मेरा टिकट हर बार ही कटा जाता है और हर बार मैं टिकट लेके आ जाता हूँ। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर रूडी जी ही टिकट लेके आ जाते हैं। ज्यादा लोगों को आश्चर्य तब होगी जब रूडी जी का अगर टिकट कट जाता है तो। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि पवन सिंह का क्या प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा, तो पवन सिंह को जैसा आप जानते हैं पहले आसनसोल से टिकट मिला और उसके बाद उन्होंने टिकट रिफ्यूज कर दिया। जब रिफ्यूज किया तभी से ये चर्चा बनी हुई थी कि पवन सिंह ने ही शीर्ष नेतृत्व के पास, जिसे हाईकमान भी है, तो हाईकमान के पास उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर आप मुझे बिहार से आरा नहीं दोगे, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस शुरू से आरा ही थी, तो अगर आरा नहीं देंगे तो उन्होंने अपना सेकंड प्रेफरेंस हमेशा छपरा रखा था, ऐसी चर्चाएं हैं। और जब आरा ऊपर से आदेश आ गया कि आर के सिंह ही लड़ेंगे, तो उन्होंने शायद कह दिया कि भाई ठीक है, अगर आरा नहीं तो या तो छपरा लड़ाइए या ठीक है मुझे टिकट मत दीजिए, मैं पार्टी के साथ बना रहूंगा, मैं पार्टी के कार्यकर्ता की तरह या वक्ता की तरह मैं लगातार उस विचारधारा से जुड़कर अपनी आपकी बातों को जहां तक पहुंचा सकूंगा उसको पहुंचाते रहूंगा। जी, मैं दर्शकों से भी कोशिश करूंगा और आग्रह करूंगा कि जो दर्शक हम लोग को लाइव इस डिबेट को देख रहे हैं वो अपने बात को, अपने सुझाव को जरूर रखें कमेंट के जरिए। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अपने कमेंट भी रख सकते हैं, और बिहार के बारे में अगर कोई राय आपकी है जिसको आप चाहते हैं कि हम अपने इस मुहिम के माध्यम से उठाएं और लोगों के बीच रखें, तो आप जरूर इसमें शामिल हो सकते हैं। नवनीत जी, मेरा सवाल ये जरूर रहेगा कि छपरा लोकसभा सीट अगर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन के तरफ से देखा जाए तो रोहिणी आचार्य का नाम पहले देखा जा रहा है कि वो हो सकता है कि इस बार की संभावित उम्मीदवार रहें। तो अगर रोहिणी आचार्य और पवन सिंह मान लीजिए आमने सामने होते हैं तो इसमें किसका पलड़ा भारी दिखेगा? देखिए, अब ये तो बताना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि पहली बात तो दोनों उम्मीदवार एक तो मतलब कि प्रॉपर छपरा में तो दोनों का कोई ना निवास है ना कोई बहुत फ्रिक्वेंट है आना जाना, किसी और कारणों से भी बहुत लोगों का होता है ऐसा। तो ये तो आकलन करना मुश्किल है। पार्टी लाइन पे कहिएगा तो जाहिर सी बात है कि एनडीए हमेशा आगे दिखा है इस क्षेत्र पे, और चूंकि 2 बार जीत भी हासिल की और पिछले बार थोड़ा अंतर एक बहुत ज्यादा था, 1,28,000 या 38,000 का आंकड़ा था, तो उस लिहाज से देखिएगा तो एनडीए तो बढ़त में दिखती ही है। लेकिन पवन सिंह और रोहिणी आचार्य दोनों के बारे में अगर दोनों आमने सामने होते हैं तो एक नई बहस छिड़ जाएगी कि भाई छपरा को, या तो जैसे रूडी जी पे पहले भी इल्जाम लगता था कि भाई वो जनता से मिलते कम है, कनेक्ट कम करते हैं, लेकिन इस टेन्योर में उन्होंने उसको थोड़ा पाटने का प्रयास किया है। ठीक है, अब किस स्तर तक किया है ये जनता को फैसला करना है। लेकिन जब ये दोनों उम्मीदवार आएंगे तो ये चर्चा जरूर चलेगी कि भाई क्षेत्र में टिकेगा कौन, इन दोनों में से रहेगा कौन, या हमारा वोट दोनों को देने में वेस्ट जाएगा, या ये तो आने के बाद ये बहुत ही एक अनसर्टेन सा बात रहेगा, बताना मुश्किल है। जहाँ रोहिणी आचार्य अपने इमोशंस का जो एक बहुत बड़ा ताकत है जो इंडिया अलायंस के साथ, क्योंकि आरजेडी को जानते हैं कि लालू जी की कर्म भूमि है, तो कुछ लोग तो जरूर हैं जो लालू जी से इमोशनली कनेक्टेड है, तो वो रोहिणी से कितना कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इस बात को लाई जाएगी कि भाई लालू यादव को इन्होंने ही जिंदा रखा है। और दूसरी तरफ पवन सिंह की अगर बात करेंगे तो वो तो अपने ग्लैमर के दम पे या पॉपुलैरिटी के दम पे बड़े बड़े कार्यक्रम और लोगों तक ज्यादा पॉपुलर होने को अपनी ताकत बनाकर चुनाव लड़ेंगे, तो देखना दिलचस्प होगा। ठीक, नवनीत जी, ये तो रही राजनीतिक चर्चाएं और मान लीजिए कि कौन उम्मीदवार हो सकता है और कौन जीत सकता है, लेकिन उससे इतर मैं चाहूंगा कि आप जो छपरा के मुद्दे हैं जिन पे इस बार की जनता वोट करेगी, छपरा के जो भी सांसद होंगे या जो भी उम्मीदवार होंगे उनको, तो सबसे बड़े पैमाने के तौर पे देखा जाए तो कौन सा ऐसा मुद्दा है, जहां तक मुझे एक मुद्दा लगता है छपरा लोकसभा सीट को देखा जाए तो, या छपरा जिले की बात करें तो हवाई अड्डे का मांग लगातार वहां चर्चा में रहा। अच्छे स्टेशन, मतलब एक क्लीन स्टेशन के तौर पे, या छपरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अगर कोई पहल इस तरह का बड़े लेवल पे कोई नहीं किया गया, तो ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जो छपरा की जनता इस बार के चुनाव में अपने तरफ से उसको देखते हुए वोट करेगी? और आप देखिए जो छपरा के राजनीतिक, नागरिक हैं उसके तौर पे हाँ, आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा
मतलब जरूरी है उस पे जो वहाँ नेता जीत के आए या उस पे काम करें एटलीस्ट? राजनीतिक तौर पर अगर आप कहें तो जनता के बीच में तो कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट जो होता है किसी, क्योंकि कभी ऐसा कोई विषय उठ जाता है जब लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है वोट देने का, या कोई जी। बहुत आशा की बात होती है, या कोई मुद्दा या फिर पक्ष या विपक्ष कहीं से भी उठता है, तो उस टाइम जो लोगों में एक उत्सुकता होती है, वैसी तो कोई चीज नहीं देखी जा सकती है काम जनमानस के नजरिए से। कार्यकर्ताओं के नजरिए देखेंगे तो दोनों के कार्यकर्ता उतना ही बूस्टअप है। भाजपा के कार्यकर्ता को मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कैंडिडेट से फर्क पड़ेगा, क्योंकि सब लोग वो मोदी जी का नाम लेके, मोदी जी की बात, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो या फिर वो अनाज का विषय हो, पेंशन का विषय हो, सशक्त भारत बनाने का जो एक नेशनलिज्म का एक जो बात चल रहा है, उस टाइप का तर्क देना हो, इन सारे तर्कों के आधार पर भाजपा के कार्यकर्ता वो उत्सुक है, लेकिन कोई निजी या फिर कैंडिडेट के कारण से नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लालू जी की सीट है, तो शुरू से उनके लिए एक्साइटिंग रहा है, और लालू परिवार से ही किसी का आना और फिर नए मेंबर का आना, तो उनके बिल्कुल। कार्यकर्ताओं में तो जरूर कुछ होगा उत्सुकता, लेकिन आम जनता के बीच में मुझे दोनों पार्टियों में से किसी के लिए कोई खास उत्सुकता दिखती नहीं है, क्योंकि कोई कारण भी नहीं दिखता है। नहीं, हवाई अड्डा वाले मुद्दे पे नवनी जी आपका क्या राय है कि वो मुद्दा कितना बड़ा है छपरा की जनता के लिए, या स्मार्ट सिटी वाला देखिए जो मुद्दा है? छपरा, बिल्कुल बिल्कुल छपरा की जनता के लिए हवाई अड्डा भी विषय है, यहाँ की सीवर लाइन भी विषय है, रेलवे कनेक्टिविटी भी विषय है, पुल जो पेंडिंग है, ब्रिजेस जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक ब्रिज दो ब्रिज ऐसी भी है जो उद्घाटन के पहले डैमेज हो गई, वाटर लॉगिंग का जैसा समस्या है, एयर पोल्यूशन का समस्या है, और ट्रैफिक जैम का समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है ट्रैफिक जाम का इस जिले में, बहुत बड़ा बालू का विषय है। तो विषय तो अनेक हैं और सब अलग अलग विषय से त्रस्त हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि वो जो त्रस्त विषय है वो कहीं सामूहिक तौर पर एक होकर कहीं दिख नहीं रहा है, वो दबे जबान में, दबे दिल में लोगों के अंदर तो दबा हुआ है, और इसीलिए आम जनमानस के बीच में कोई खास उत्सुकता इस चुनाव को लेकर नहीं है। या तो और किसी चीज से बहुत खुश होते तो वो दिखता। जनसुराज की तरफ से क्या इस बार का क्या प्रयास है? जनसुराज के जो नेता हैं या जनसुराज का जो संगठन है वो छपरा लोकसभा सीट को लेके क्या, मतलब उनके तरफ से क्या पहल किया जा रहा है? देखिए जनसुराज का अभी तक जो है ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है कि जिसमें आपको ये दिखे कि जनसुराज चुनाव लड़ता हुआ कहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये तो मतलब समितियों के हाथ में है, और आपसी जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं उनको प्रशांत जी ने अधिकृत किया हुआ है कि अगर आप लोग ऐसा तय करते हैं और आप लोग मानते हैं कि चुनाव को लड़ा जा सकता है, तो फिर तो ठीक बात है, वो वैसी बातें आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जनसुराज का कोई खास लोकसभा को मतलब पूरा बिहार के रूप लड़ने के रूप में कोई प्लानिंग बनी नहीं है। हाँ, जो जनसुराज से जुड़े लोग हैं उन्हें जरूर यही कहा जा रहा है, और वो जाके जनता के बीच में यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने विषयों पर वोट दें, चाहे जिसे वोट दें, और अगर कोई पसंद नहीं है तो नोटा पर वोट दें। तो ये, और हमने, हमारा एक नारा भी है कि जात पे ना पात पे, इस बार वोट पीके की बात पे। तो ये भी मैसेज हम जनता को दे रहे हैं। बिल्कुल। इस बार के जो चुनाव हैं, बिहार लोकसभा की जो 40 सीटें हैं, उस पे बीजेपी तो अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही है कि 40 की 40 सीटों पे वो अपना मतलब दबदबा बढ़ाए, या एनडीए की तरफ से जो सीट भी शेयरिंग का एक घोषणा हो चुका है। इंडिया गठबंधन ने अभी तक सीट शेयरिंग का फैसला नहीं कर पाए हैं, और आज एक खबर भी आई थी कि पशुपति पारस ने अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। नवनीत जी, उस विषय में अगर, उसके बारे में अगर आप कुछ कहें हमारे दर्शकों को तो। देखिए ये तो बात प्रत्याशित थी, लोगों को जानकारी थी भाई, पशुपति पारस को तो जब भाजपा ने घोषणा ही कर दी तो वहीं से वो समझ में आ रहा था कि वो तो आउट है, और उसके बाद अगर आउट है तो अकेले लड़ने की जो अभी जो स्थिति है उसमें वो कहीं दिख नहीं रहे थे, तो ये भी माना जा रहा था, लगातार चर्चा में था कि लालू जी संपर्क में या कुछ। लेकिन एक एक्साइटिंग बात और है कि जब भाजपा इस बात की अपने गठबंधन की दिल्ली से घोषणा कर रही थी, तो उन्होंने लोजपा रामविलास या राष्ट्रीय लोजपा को नहीं एड्रेस किया, उन्होंने सिर्फ लोजपा कहा। तो कहीं ये भी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से एक ऑफर हो कि भैया 5 सीट जैसे पिछली बार आप लोग लड़े थे हम दे रहे हैं,
और आप लोग आपस में अगर डिसाइड कर लीजिए, आप लोग 3-2 के रेशियो से अगर बांटना चाहते हैं चाचा भतीजा आपस में, तो आप कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो चिराग वाला ही लोजपा हमारे लिए असली लोजपा है। तो ये मैसेज भी लाउड एंड क्लियर था भाजपा की तरफ से। और ये पशुपति पारस जी भी लगातार संपर्क में थे, इस बात की चर्चा थी, तो अब वही बात सामने भी आ रही है। और इसीलिए शायद इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा भी रुका हुआ था। पहले तो वो लोग चिराग के लिए ही वेट कर रहे थे, जब हल्ला चली कि एनडीए में बहुत कुछ ठीक नहीं और चिराग को बाहर किया जा सकता है क्योंकि नीतीश कुमार नाखुश हैं। तो उस टाइम आप देख रहे होंगे कि ज्यादा चर्चा यही चल रही थी कि भाई इंडिया गठबंधन रुकी हुई थी कि शायद चिराग उधर जाएंगे। जब वो रास्ता बंद हुआ, अभी इंडिया गठबंधन ने शायद अपना काम शुरू ही किया होगा कि उनके ऊपर एक और आ गया कि भाई अब इनको भी एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्ट करती है इसे देखना जरूरी होगा। और समय कम है, तो विपक्ष के नजरिए से अगर देखिए तो इंडिया गठबंधन ऑलरेडी मेरे हिसाब से बहुत स्लो चल रहा है। जिसको इसको जल्दी क्लियर करके 1 से 2 दिन के अंदर अगर ये पेश कर दें तो उनके नजरिए से उनको फायदा है। जी, एक सवाल मेरा जरूर रहेगा कि छपरा लोकसभा सीट लालू यादव की पहचान के तौर पे देखी जाती है और लगातार छपरा लोकसभा सीट से मतलब देखा जाए तो लालू यादव का परिवार या उनके जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे चंद्रिका राय ने भी पिछला चुनाव लड़ा था लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिल पाई थी किसी वजह से। तो लालू यादव परिवार का क्या दखल अंदाजी रहेगा और आप अगर कोई अपने तरफ से उनके मतलब उनका जो राजनीतिक करियर रहा है उसके बारे में किस तरह से देखते हैं आप? देखिए वही बात है, मैंने आपको बताया ही था कि जब रोहिणी आचार्य लड़ने आएंगी तो जाहिर सी बात है कि जो आरजेडी के कोर लोग हैं उनको एक सेंटिमेंट सा लगेगा भी, और नहीं भी लगेगा तो आरजेडी की तो पूरी प्रयास होगी कि उसको सेंटिमेंट से जोड़ा जाए। और रोहिणी आचार्य को अगर लाना है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा यही होगा कि चूंकि लालू जी की सीट रही है तो लोगों को इमोशनली अटैच करने में या इस बात से रूबरू होने में ज्यादा आसानी होगी कि भाई यही वो बेटी हैं जिन्होंने लालू जी को एक नया जीवन दिया, जिसको लालू जी भी लगातार एड्रेस करते रहते हैं। लेकिन चुनाव के नजरिए देखें तो इस बात को बताना कि भाई सिर्फ इस वजह से वो आगे हो जाएंगे, ये बात बहुत मुश्किल लगती है। क्योंकि जहां तक ये बात सही है कि लोग इमोशनली शायद अटैच हो सकते हैं, उतनी ये भी बात सही है कि रोहिणी आचार्य इससे पूरी तरीके से इस क्षेत्र से या इस क्षेत्र के लोगों से अनजान है, लोगों से उनका कोई संपर्क नहीं है। और ये चर्चा भी आएगी बीच बीच में कि इनका जुड़ाव कितना रहेगा और कितना नहीं रहेगा अगर वो सांसद बनती हैं तो। अच्छा, एक चीज जो मैं नवनीत जी आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि छपरा लोकसभा सीट लालू यादव वहां से रेलवे मिनिस्टर भी रहे, लोकसभा सीट से जीते थे उसके बाद, और जो रेलवे का विकास हुआ या छपरा स्टेशन का जो विकास हुआ वो उनके दौर में या उनके कार्यकाल में अच्छा हुआ, लोगों का मानना है। या लेकिन उसके बाद से छपरा स्टेशन या छपरा का जो स्मार्ट सिटी के तौर पे जो गवर्नमेंट का तरफ से पहल था और डबल डेकर जो वहाँ एक रेलवे ब्रिज बन रहा है, वो अभी तक उसका काम पूरा नहीं हो पाया है। तो ये मुद्दे आधा भी नहीं हुआ है जी, तो आधा भी नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास तो था कि 2024 तक उसको कंप्लीट कर दिया जाए। हालांकि लगातार उस पे किसी ना किसी वजह से पहले तो मैं सुधो जी बता दूं कि जब इसकी योजना लाई गई थी तो ये 2009 में 2021 में ही खत्म होने की बात हुई थी, फिर ये 22 हुआ, फिर ये 24 हो गया। अब तो ये तो समय बढ़ता जा रहा है, तो अभी तो इसमें कोई बात क्लियर सामने आ नहीं रही है कि कब तक बनेगा। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि राजनीतिक तौर पर बहुत ही निराश जिला बन चुका है सारण जिला। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि यहाँ से जो चुनाव होता है तो जैसे पहली बार राबड़ी देवी जी चुनाव लड़ी थी, दूसरी बार चंद्रिका राय जी लड़े थे, तो कभी भी हार के बाद जो कैंडिडेट जो हारा है उसका कोई दबाव नहीं रहा निजी तौर पर यहाँ के सांसद के ऊपर। आपको याद होगा एम्बुलेंस वाली बात भी, जब पप्पू यादव आए थे तो और 30 एम्बुलेंस को निकाला था उनके घर से, तो खैर उस पर कार्रवाई भी हुई थी, बहुत हो हल्ला हुआ था। बीजेपी का अपना तर्क भी है, लेकिन सच्चाई ये भी बात है कि उसी समय पहली बार देखा गया था जब रूडी जी कुछ प्रेशर में भी आए थे या भाजपा के लोग थोड़ा बैकफुट पे थे, लेकिन उसके बाद कोई विपक्ष के तरफ से या कोई ऐसा आक्रामक या सांसद को घेरने की कोई बात कभी उतनी हुई नहीं है उस लेवल पे।
यहाँ के संगठन द्वारा या फिर यहाँ के उम्मीदवारों द्वारा, तो कोई बहुत बड़ी स्थिति दिखती नहीं है। अच्छा, एक सवाल ज़रूर आपकी बातों से ही निकल के आ रहा है नवनीत जी, कि राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट जो संभावना जताई जा रही है कि कट सकता है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? राजीव प्रताप रूढ़ी, मतलब मैं जहां तक जानता हूं उनके राजनीतिक करियर के बारे में, एक केंद्र में सरकार में मंत्री रहे और अच्छा खासा राजपूत वोटर जो हैं उनके ऊपर दबदबा है, और एक समय तो वो लगातार पूरे बिहार में घूम के जनता में ये मतलब अपने तरफ से मैसेज देना चाह रहे थे कि बिहार में बीजेपी के एक फेस के तौर पे निकल रहे हैं। लेकिन उसके बाद से जैसे खबरें हैं कि लोकसभा सीट में भी उनको टिकट हो सकता है कि इस बार कट जाए, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है बीजेपी जो ये सोच रहा है? देखिए, आज ही एक रूढ़ी जी के समर्थक ही मुझसे सुबह बात कर रहे थे, तो एक बात बोल रहे थे कि भाई रूढ़ी जी के साथ एक फायदा ये भी होता है कि रूढ़ी का चेहरा दिखाकर आप यादव को एग्रेसिव नहीं बना सकते हैं। जो एक पोलराइजेशन होता है कि राजपूत बनाम यादव का या कभी हिंदू मुस्लिम का, तो उस तरह से अगर किसी और अन्य राजपूत नेता की बात की जाए तो उन्होंने पवन सिंह का भी उदाहरण दिया कि अगर पवन सिंह आते हैं तो यादव का ध्रुवीकरण ज्यादा हो सकता है, और अगर रूढ़ी रहते हैं तो यादव का ध्रुवीकरण आप उतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी नहीं दिखते हैं जो बहुत एग्रेसिव हो या हार्ड अपने राजपूत को वो राजपूत वाली बात को अगर दिखाते हो अपने राजनीतिक तौर पे। हो सकता है उनका संबंध ज्यादा रहता होगा या वो फेवर करते होंगे, ऐसी चर्चाएं चलती हैं, वो अलग बात है। लेकिन सामने से पब्लिक में, मास में उस तरह की छवि नहीं है कि जिसपे आप उधर के लोगों को पोलराइज कर पाए। तो ये एक अंतर रूढ़ी जी का एक समर्थक ही मुझसे आज ही बता रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ जन जन की बात के प्लेटफॉर्म से लोगों तक भी इस बात को शेयर किया जाए। बिल्कुल। नवनीत जी, सौरभ जी ने सवाल रखा है, जर्नलिस्ट सौरभ, और हमारे पेज से लगातार जुड़े रहते हैं सौरभ जी। सौरभ जी का सवाल है कि जनसुराज की कोई सक्रिय भूमिका लोकसभा में रहेगी या नहीं। मतलब ये ओवरऑल बिहार के बारे में इनका सवाल है कि लोकसभा के जो हाँ, तो चुनाव मैंने सौरभ जी को मैं बता दूं कि ये जो इन्होंने सवाल पूछा, कोई सक्रिय भूमिका लोकसभा में रहेगी या नहीं, तो सक्रिय भूमिका तो जरूर रहेगी। सक्रिय राजनीतिक भूमिका शायद, मतलब कि चुनावी राजनीति की जो भूमिका है वो शायद ना रहे। बाकी जनसुराज की मुहिम का जो मोटो है, जो पहला मोटो है कि जनता तक जाना, जनता से संपर्क करना, जनता को उनकी समस्याओं का कारण बताना और उससे निकलने का उनको उपचार बताना, उस काम में लगे रहेगी। और उसके कोर में एक बात है कि आप वोट चाहे किसी को दीजिए, अगर आप जात वाले को भी अपना देना चाहते हैं, तो आप धर्म वाले को भी देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन वोट जो दीजिए वो बच्चे की पढ़ाई और रोजगार पर दीजिए। तो इस बात को फैलाते रहेगा, जो सही उम्मीदवार है उसको वोट दीजिए, और अगर कोई सही उम्मीदवार नहीं, ऐसा ही बहुत लोग कहते हैं कि सही उम्मीदवार कैसे कोई नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो आप नोटा को वोट दीजिए। ये भी जनसुराज का कहना है। जी, तो एक इसी भूमिका में कमेंट रहेगी और भी आया जनसुराज। है किसी सज्जन का, नीरज कुमार लिखते हैं, हालांकि मैं चाहूंगा कि आप उस पर कोई रिएक्शन दे। उनका कमेंट आप पढ़िए और उसके बाद आप कोई रिएक्शन अगर देना चाहें तो जरूर दीजिए। हाँ, ठीक है नीरज जी, कार्यक्रम को हमारे देखते हैं, हमको बहुत खुशी है ये देखे, और अपनी अपनी राय बनाना का अपना हक है। नहीं, मैं जरूर नीरज आपको ये जवाब देना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा कहीं से भी लगता है कि हमने अपने जो सवाल जवाब है उसमें बीजेपी का पक्ष ज्यादा रखा है, और छपरा लोकसभा सीट या छपरा के जो मुद्दे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा ना करके अगर हमारा प्रयास कहीं से भी बीजेपी को जिताने के लिए है, तो आप जरूर अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले अपने आप को खुद से भी देखना पड़ेगा कि आप आज तक जिस पार्टी या जिस पक्ष को भी वोट करते आए हैं उससे भी मतलब बिहार को कितना मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ। बीजेपी भी उसी कैटेगरी में आती है। बिहार को अगर नुकसान हुआ है तो उसमें बीजेपी या जो भी सत्ता में रहे हैं उसका देन है। ये खुले तौर पे आज जो बिहार की स्थिति है उसको आप अगर किसी पैमाने पे नाप तोल कर सकते हैं, अगर उतने आप एजुकेटेड हैं तो उसको जरूर कीजिए, क्योंकि बिहार आज भी हर एक मानकों में पिछड़ा हुआ है। नीरज जी को मैं बता दूं कि आज शाम को ही मैं जब एबीपी के कार्यक्रम में था तो मैंने बीजेपी से ही सबसे ज्यादा सवाल पूछा है, भाजपा के जो प्रवक्ता थे, और जो भी सवाल पूछा आप एबीपी के चैनल पे जाके देख भी सकते हैं उसको।
तो उसमें सारे सवाल भाजपा से थे और एक भी जवाब ऐसा था जो नहीं मिल पाया, लेकिन सारा सवाल भाजपा से थे। तो ये आपका देखने का नजरिया हो सकता है, आप एक बार उसको ठीक से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पहली बात तो ये राजनीति के विषय की चर्चा है, पर राजनीतिक चर्चा नहीं है। बिल्कुल। हम लोग का भी प्रयास यही रहता है जन जन की बात के तहत कि हम छपरा या छपरा के अलावा जो बिहार के जो मुद्दे हैं उस पे जनता का क्या राय हो सकता है। आप आरजेडी के समर्थक हो सकते हैं, आप बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, या आप किसी अन्य दल के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले एक बिहारी होने के नाते आपको बिहार का समर्थक होना जरूरी है। और बिहार के जो मुद्दे हैं, अगर आज भी वो मुद्दे नहीं कचोटते हैं तो आप एक बिहारी कहलाने के लायक मुझे नहीं लग रहा कि हैं। अगर आज भी अगर बिहारियों को बाहर जाना आशुतोष जी, पड़ता जो है नौकरी के लिए, आपका जो बैनर चल रहा है उसमें लिखा हुआ है लालू प्रसाद यादव सांसद बने, और वो 89 2004 2009 में सांसद बने। तो मैं आपको बता दूं वो 4 बार सांसद बने, एक बार 77 में भी वो बने थे और पहली बार 77 में ही वो सांसद बने थे और छपरा से बने थे। तो कुल 4 बार लालू जी यहाँ से सांसद रहे और कुल 4 ही बार रूडी जी भी रहे। तो ये भी चीज बहुत एक्साइटिंग होगा कि अगर रूडी जी को टिकट मिलता है तो क्या वो लालू यादव के उस 4 बार के रिकॉर्ड को इस बार तोड़ते हैं या वो टिकट से ही बेटिकट हो जाते हैं। तो ये भी देखना एक्साइटिंग होगा। नहीं बिल्कुल जीते, देखिए कोई भी नवनीत जी जीते, कोई भी आए, कोई भी, वोट तो जनता को देना है। वोट तो ना उसमें कोई एक आदमी के वोट देने से ना, लेकिन हाँ ये है कि मुद्दा क्या जरूरी है और किन मुद्दों पे बिहार के युवाओं को या बिहार के मतदाताओं को वोट करना है, ये जरूर देखना चाहिए। आप किसी भी पक्ष बिल्कुल, को वोट करें, किसी भी नेता को वोट करें, लेकिन बिहार आपके जीतना लिए और चाहिए। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मुद्दा और हमारे बिहार की जो स्थिति है वो होना चाहिए। नवनीत जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि भाई कोई जीते कोई हारे बिहार जीत जाए, जो जीते उसके बिल्कुल। साथ बिहार जीते, और अगर कोई वैसा हारे तो उसके साथ बिहार जीते। तो बिहार बात के बस बिहार पिछड़ेपन का जीतने एक की है। कारण भी यही रहा है नवनीत जी, मुझे भी यही लगता है कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण यही रहा है लगातार, या प्रशांत किशोर जैसे नेता जो आज के डेट में लगातार पदयात्रा करके और लोगों को जो समझाने का या बताने का प्रयास कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप एक नेता के समर्थक बनने के या एक किसी पार्टी के झंडा लगातार ढोने के मतलब ये करें, उससे अच्छा है कि आप अपने मुद्दों पे या अपने जो लोकल समस्याएं हैं उस पे वोट करना या उस पे तय करना कि आपको किसको वोट देना है वो तय करें। आप बीजेपी को वोट करें, आप आरजेडी को वोट करें, आप जदयू को वोट करें, कांग्रेस को वोट करें, आप लगातार इन्हीं पार्टियों को वोट करते आए भी हैं। आप कोई नया तो नहीं कर रहे हैं ना, आपने आज तक इन्हीं पार्टियों को वोट किया है। हो सकता है आपने नहीं किया, किसी और ने किया है, लेकिन जीत तो यही रहे ना। कभी ना कभी सत्ता में इन सबको मौका मिला है बैठने का गठबंधन में। और आप अगर मान लीजिए कि राजद की बात करें तो राजद भी तो जदयू के साथ इतना दिन गठबंधन में था, बीजेपी के लोग इतना दिन गठबंधन में है। आज के अगर बिहार पिछड़ा हुआ है आज का बिहार, तो उसमें जदयू का भी उतना ही हाथ है, बीजेपी का भी उतना ही हाथ है, कांग्रेस का भी उतना ही हाथ है। तो लोकसभा की जो ये चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि बिहार की जो स्थिति है और छपरा के लोकसभा सीट को लेके जो वहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं, उनका क्या राय हो सकता है, अगर उस पर अपना कमेंट करें तो ज्यादा बेहतर है। खैर नवनीत जी मैं चलता हूँ आपसे अगला सवाल की तरफ, क्योंकि ये कार्यक्रम का आखिरी दौर होगा और मैं चाहता हूँ कि आप जो छपरा लोकसभा की जो सीट है, एक मतलब एक बड़े स्तर पे जो उसकी पहचान है वो राजेंद्र प्रसाद की धरती, जयप्रकाश नारायण की धरती और भिखारी ठाकुर की एक बड़ी धरती के तौर पे जानी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है। इस पहचान को मतलब अगर जो भी सत्ता में आता है या जो भी वहां से लोकसभा की सीट जीत के जाता है, तो उसको बनाए रखने के लिए उसको उसको क्या पहल करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि छपरा के लोग बहुत जागरूक हैं, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बहुत जागरूक हैं, समझते सारी बातों को हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपका जो अच्छा काम है उसको भी समझते हैं, जो बुरा काम है उस पर पैनी नजर रहती है, और इतिहास में जो काम हुआ है वो भी कभी मरने नहीं देती, अपनी चर्चाओं में हमेशा जीवित रखती है। छोटा नेता का कोई बड़ा से बड़ा काम हो, कोई चर्चा हो, तो उसको हमेशा याद रखती है, चर्चा होती है। तो कहीं भी कोई नेता
ऐसा नहीं कर सकता है कि वो ये सोच ले कि छपरा की जनता इससे अनजान है। मैं स्पेसिफिक छपरा के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसे ही ये देश में और अन्य जगहों भी लागू होती है, लेकिन यहाँ के लोगों में मैं खासा एक्साइटमेंट देखता हूँ इसको लेकर। तो ऐसा कोई सरपास नहीं कर सकता है जनता को यहाँ पर, तो जनता निर्णय लेगी, सब बातों को जानती है। नवनीत जी, एक सवाल और आया है। अमित जी जो एक कवि भी हैं और छपरा के जागरूक मतदाता के तौर पे या नागरिक के तौर पे माने जाते हैं, उन्होंने कमेंट किया है। मैं खासकर नवनीत जी ये देख रहा हूँ कि जो भी ज़्यादातर सवाल यही आ रहे हैं कि क्या जनसुराज एक विकल्प हो सकता है, या क्या जनसुराज इस बार के जो चुनाव हैं उसमें अपना कोई रणनीति या प्रयास कर रहा है। तो लोगों का, आम दर्शक जो देख रहे हैं, उनका भी यही सवाल आ रहा है। तो खासकर आप इस पे कमेंट कीजिए कि आपको क्या। अमित 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 जी से मैं कहूंगा, अमित जी तो खैर बहुत सज्जन व्यक्ति भी हैं, मैं इनको जानता भी हूँ। तो इनका जो जी सवाल है जनसुराज को लेकर, तो या महाराजगंज सीट और छपरा को लेकर, तो जनसुराज का दावा तो ऐसा कोई चुनाव लड़ने का दावा, चूंकि ये कोई गठबंधन में तो है नहीं। हाँ, जनसुराज के लोगों की इच्छा हो सकती है, तो इच्छा होगी तो उस पे जरूर चर्चा भी होगी और चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। इसको एकदम से आज बंद नहीं किया जा रहा है कि नहीं रहेगी, और लड़े या नहीं लड़े, लेकिन समाज के स्तर पर जनसुराज लगातार काम करते रहेगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव आया है तो जनसुराज के काम या प्रशांत जी का संकल्प अभी बंद है। जो संकल्प लेके आए हैं उससे 1 इंच भी कोई हिलने वाला नहीं है। तो इस चुनाव में भी यही प्रयास है कि भाई सही लोगों को वोट दें, अपने मुद्दों पर वोट दें, और अगर कोई सही नहीं मिले तो फिर नोटा को वोट दें। जी नवनी जी, छपरा लोकसभा सीट और वहाँ की जो मुद्दे हैं उस पे आपने अपनी बात को रखा, और आपने जो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्होंने कमेंट किया, आपने अपने उनके सुझाव को और उनके सवालों का जवाब आपने दिया। आप अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहते हैं कि जो छपरा के मतदाता हैं वो किन मुद्दों पे इस बार अगर वोट करते हैं तो किन मतलब मुद्दों को पहले देखें, और एक जागरूक मतदाता होने के तौर पे वो किसको प्रेफरेंस करें? देखिए, मैं छपरा की जनता से यही कहना चाहूंगा कि ये जो जिला है, ये लगातार पिछड़ता रहा हुआ जिला है, जो लगातार पीछे आ रहा है। इसके साथ अनेक समस्याएं हैं और उन अनेक समस्याओं से हम रोज जूझते हैं। तो किसने हमारी मदद की है और किसने हमें एकदम भी नजरअंदाज किया है? कौन अपने शासन में इसको ठीक करने का प्रयास किया, और कौन शासन में रह के भी इसको देखना भी नहीं चाहा या इसको गंभीरता से नहीं लिया। इसका इसका आकलन मुझे, आपको और सभी लोगों को सारण का है। तो उन विषयों पर ही वोट करें जिसको आपने 5 साल झेला है। तो इस चीज को याद रखें वोट करते समय, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसमें आपको सुधार मिला है तो आप जरूर उस सुधार के लिए वोट कीजिए। आपको लगता है कि सिर्फ पीड़ा ही मिली है तो उस पीड़ा के खिलाफ वोट कीजिए। यही समय है जब आप अपने विषयों पर मतदान करके लोकतंत्र में अपने जो असली आपका जो कर्तव्य है उसको ईमानदारी से पूरा करें, तो वो हमारी आपकी जीवन में ही सुधार लेकर आएगा। जी नवनी जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। जो दर्शक हम लोग को लाइव इस वीडियो के माध्यम से देख रहे थे, यूट्यूब या फेसबुक, जहाँ भी, आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आप अपने कमेंट के जरिए अपनी रायों को रख सकते हैं। आने वाले जो भी कार्यक्रम होंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि आपके सवालों को हम लोग रखें। अगर आप अपनी तरफ से किसी, जैसे कि किसी भाई साहब का कमेंट आया था कि महाराजगंज पे आप लोग कोई वीडियो बनाएं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे वाले जो कार्यक्रम है उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, या उस पर अगर आप लोगों के बीच महाराजगंज के जो मुद्दे हैं या महाराजगंज की जो स्थिति है उसको लेके सामने बातचीत करेंगे। आप अपने तरफ से भी कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और नानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।